नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धनेश कुमार आज आपको इंग्लिश ग्रामर के एक भाग या एक पार्ट जिसको अपन कह सकते हैं वॉइस, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस, उस भाग को लेकर अपन चलेंगे। एक्टिव पैसिव का मैटर जो है कक्षा 6 से लेकर 11 तक लगातार चलता है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक लगातार, यहाँ तक कि कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी जो है एक्टिव से पैसिव में बदलने वाले फॉर्मेट पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्टिव पैसिव को लेके बात करेंगे कि किस प्रकार से अगर एक्टिव का सेंटेंस है तो हमें उसको पैसिव में बदलना है, और अगर मान लो पैसिव का सेंटेंस भी आता है तो हम उसको किस प्रकार से एक्टिव में बदलते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें अपन नाम देते हैं वॉइस का। वॉइस के अंदर दो भाग अपन होते हैं, उसके अंदर एक एक्टिव का भाग और एक पैसिव का भाग। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ वॉइस। वाच्य से है, वॉइस का मतलब कथन से है, वॉइस का मतलब बोलने से है। तो ये दो भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अपन उसके बारे में पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी चर्चा करते हैं कि भाई ये दो भाग क्यों हैं और किस किस प्रयोजन से जो है हमारे लिए काम में आते हैं। तो वॉइस के अपन दो भाग लेते हैं। पहला भाग जो होगा वो एक्टिव वॉइस का भाग होगा, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं कर्ता प्रधान वाक्य। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ रहेगा। अगर हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं तो अपन उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, जिसका मतलब हिंदी में होता है कर्म प्रधान वाक्य या वाच्य, जो भी है। अब अपन बात करते हैं एक्टिव को लेकर और जो है पैसिव को लेकर। एक्टिव किसको कहते हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है जो एक्टिव वाले कहलाते हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है जो पैसिव वाले कहलाते हैं, इस बात को लेकर अपन पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में जो है वो अपन उसमें आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से नियम जो है अपने काम में आएंगे। सबसे पहले बात अपन करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस का मतलब जो होता है कि इसके अर्थ में ही छिपा हुआ है कर्ता प्रधान। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू हो और सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए। पूरा का पूरा सेंटेंस जो है कर्ता ने क्या किया, कर्ता क्या कर रहा है, सब कुछ कर्ता के बारे में बताया जाए, उस कंडीशन में वो वाक्य जो है एक्टिव का होगा। और अगर अपन पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव का मतलब ये होता है कि जो कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है कर्म के रूप में, उसकी प्रधानता होगी। जैसे अपने हिंदी में लिखा है यहाँ कर्म प्रधान वाक्य। इसका मतलब शॉर्ट रूप में अगर अपन बात करें तो ये बात होगी कि ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत अपन ऑब्जेक्ट से करते हैं, कर्म से करते हैं, और उस वाक्य में ये दर्शाया जाता है कि कर्म की प्रधानता है, वो वाले वाक्य जो है पैसिव के वाक्य होंगे। और इस प्रकार के वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य की शुरुआत कर्ता से होती है और कर्ता के बारे में ही बताया जाता है, उस कंडीशन में अपन उस वाक्य को जो है एक्टिव का वाक्य कहते हैं। अपन दो उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से वाक्य एक्टिव का होता है और किस प्रकार से वाक्य पैसिव का होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, आई ईट ए मैंगो। एक सिंपल से वाक्य से अपन इसकी शुरुआत करते हैं ताकि अच्छे तरीके से अपने को समझ में आ जाए। आई ईट ए मैंगो। आई यहाँ पर जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है और प्रोनाउन है। ठीक है, ईट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ए मैंगो जो है यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब अपने को ये देखना है ये वाक्य एक्टिव का पैसिव का है। तो मैंने पहचान के रूप में आपको बताया था कि एक सामान्य सी पहचान अपन ये कर सकते हैं कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर को अगर हिंदी में अपन और समझे तो कार्य को करने वाला। अगर कोई व्यक्ति या कोई किसी कार्य को करने वाला शुरुआत में आता है, इसका मतलब एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय।
ठीक है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो यहाँ पर जब काम करने वाला एक्टिव डूअर खुद आगे आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो वो वाक्य जो है वो किसका वाक्य हो जाता है? एक्टिव का वाक्य होता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है। अब इसमें काम करने वाला कौन है? आई, मैं हूँ, सबसे पहले आ रहा है। काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मैंगो के ऊपर पड़ रहा है। जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा या वो कर्म होगा। जैसे मैं एक आम खाता हूँ, इसका मतलब क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आम के ऊपर पड़ रहा है। ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट शुरुआत में तो नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस नहीं है। अब अपन इसको थोड़ा अलग रूप में लिखते हैं। जैसे ए मैंगो इज ईटन बाय मी। ये अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं और यहाँ पे शुरुआत में क्या आ रहा है? ए मैंगो आ रहा है। क्या ए मैंगो काम करने वाला है? एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। इसका अर्थ निकलेगा मैं एक आम खाता हूं, लेकिन इसका जब अर्थ निकालेंगे तो वो अर्थ ये निकलेगा एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ काम करने वाला आम तो नहीं है। आम तो क्या है? जिसके ऊपर अपना प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मी ये करता है जो किसके रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक्टिव के सेंटेंस में डूअर पहले आएगा, काम करने वाला पहले होगा। लेकिन अगर पैसिव का सेंटेंस होगा तो उसमें कर्म सबसे पहले आएगा और कर्ता की भूमिका जो है वो बाद में रहेगी। उसको हम बाय के द्वारा शो करेंगे कि इसने ये काम किया है। लेकिन अपन महत्वपूर्ण बात किसके बारे में बता रहे हैं? मैंगो के बारे में। यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? आई के बारे में। तो ये बात आपको समझ गई जा गई होगी कि किस प्रकार से जो है एक्टिव का सेंटेंस होता है, किस प्रकार से पैसिव का सेंटेंस होता है। जब काम करने वाला खुद डूअर शुरुआत में हो सब्जेक्ट के रूप में, वो वाक्य एक्टिव का होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो वो जो है सेंटेंस किसका होता है? पैसिव का होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कर्ता प्रधान क्या होता है और कर्म प्रधान क्या होता है। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि इसमें अपने को कई भाग करने होंगे वीडियो के। पहला भाग होगा, दूसरा होगा कि सिंपल सेंटेंस के अंदर अपन बात करेंगे, टेंस को लेकर अपन बात करेंगे, अपन जो है इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर अपन बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर अपन बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है मेजरली पहले जो बात समझ में आई थी वो परिभाषा अगर आप लिख रहे हैं तो मैं वापस बोल देता हूँ कि एक्टिव वॉइस के वाक्य वो होते हैं जो कर्ता प्रधान होते हैं, जिनकी शुरुआत जो है वाक्य में कर्ता से होती है और पूरा का पूरा जो है प्रभाव कर्ता के ऊपर जो है दिखाया जाता है, वो वाक्य एक्टिव का होता है। ठीक है। एक्टिव के वाक्य की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और मेन वर्ब हो सकती है या फिर दोनों आ सकती है। ठीक है। उसके बाद में जो पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्ट का रहेगा, आगे ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है। ये बात जो है वो पैटर्न रहेगा किसका? एक्टिव का। अगर हम पैसिव के पैटर्न की बात करते हैं तो पैसिव का पैटर्न जो रहेगा वो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम वाक्य की शुरुआत किससे करें? ऑब्जेक्ट से करें। उसके बाद में ध्यान रखना एच भी मस्ट है, क्योंकि एक्टिव के सेंटेंस में क्रिया की किसी फॉर्म आ सकती है। सिंपल सेंटेंस को लेकर हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव को लेकर बात करते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस पैसिव का बनेगा तो उसमें जो है हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे उस कंडीशन में आपको सहायक क्रिया लगानी होगी, क्योंकि बिना सहायक क्रिया के थर्ड फॉर्म आती नहीं है, वो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखें। एचवी के बाद में यहाँ मेन वर्ब होगी और उसकी कौन सा रूप होगा? थर्ड फॉर्म। फिर आगे सेंटेंस चलेगा और लास्ट में जो वो करता होगा डूअर, वो बाय के द्वारा किसके रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ये हमारा जो है पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले अगर एक्टिव के सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट होगा, एचवी या मेन वर्ब दोनों में से कोई एक हो सकती है, दोनों हो सकती है, और ऑब्जेक्ट फॉर्म। और जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो उस कंडीशन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, एचवी के बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
एक आपको यहाँ पर मैं छोटी सी ट्रिक बता दूं, जिसमें आपको ध्यान रहेगा ये बात कि भाई हमें किस प्रकार से किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, किन किन बिंदुओं को लेकर चलेंगे, तब अपन जो है एक्टिव से पैसिव बड़ी आसानी से चल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं बात कर लेता हूँ बिंदुओं की। सबसे पहला बिंदु जो होगा हमारा कि सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट को लाए सिंपल इंट्रोगेटिव के अंदर अपन जो है या किसी रूप में अपन उसको पैसिव फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो होगा कि जो भी वाक्य में ऑब्जेक्ट है उसको किस रूप में लाना है, उसको रूप में लाना है सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में लाओगे? सब्जेक्ट के रूप में। अब देखो कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन तो सीधा आ जाएगा, जैसे राम आ गया, मोहन आ गया, बुक आ गया, कुछ भी आ गया तो वो सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, जैसे मी आ रहा है, जैसे हिम आ रहा है, जैसे देम भी हो सकता है, तो फिर यहाँ जब वो मी होगा तो जब हम उसका सब्जेक्ट बदलेंगे तो वो यहाँ पे आई के रूप में आएगा, न कि आपको मी के रूप में रखना है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट था। लेकिन हम अब उसको काम किसके रूप में ले रहे हैं? काम ले रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। जब हम उसको सब्जेक्ट के रूप में काम लेंगे तो यहाँ पर वो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। पहला काम तो हमने कर लिया कि जो भी ऑब्जेक्ट था उसको हमें किस में बदलना है? सब्जेक्ट में बदलना है। दूसरा काम अपन देखते हैं, नंबर 2 पे अपन बात करते हैं एचवी की। लगानी है, क्योंकि बिना एचवी के तो अपन थर्ड फॉर्म ला नहीं पाएंगे, और जब थर्ड फॉर्म नहीं ला पाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो अपन वर्ब पैसिव का सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जो है अपन तीसरा काम ये करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा काम जो होगा कि ये तीनों लेने के बाद जो भी शेष वाक्य होगा उसको हम लिख लेंगे। अब एक चीज इसके अंदर आपको छोड़नी है, छोड़नी कौन सी है? ये वाला भाग। कैसे? वो देखो, ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया, किसके रूप में लिया? सब्जेक्ट के रूप में। अब बात आ रही है एचवी की और मेन वर्ब की। अब एचवी को हमने ले लिया, उसके बाद मेन वर्ब की हमने कौन सी कर ली? वर्ब की थर्ड फॉर्म कर ली। अब इसको छोड़कर आगे जो भी वाक्य है शेष वाक्य कहलाएगा, वो शेष वाक्य हमें यहाँ पर लेना है। छोड़ना किसको है? सब्जेक्ट को। और फिर सबसे अंत में जब ये पूरा वाक्य हो जाए, केवल सब्जेक्ट बाकी रहे, उस कंडीशन में 5वें फॉर्म पर हमें क्या लगाना है? बाय। लगा दिया। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, लेकिन वहाँ पर जाके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर कोई नाउन है तो उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो हमें उसको बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ आई था और वहाँ जाएगा तो वहाँ हो जाएगा मी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन वहाँ किसके रूप में? ठीक उसी प्रकार से जहाँ पे मी था तो हमने उसको सब्जेक्ट के रूप में क्या लाया? आई लाया। लेकिन यहाँ मान लो ही होता है तो वहाँ फिर क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट जो है वो हिम होता है, ये चीज़ हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किस प्रकार से अपन जो है एक इन 5 बिंदुओं का सहारा लेके अपन एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस में आसानी से जा सकते हैं। ये क्रम हमें ध्यान रखना होगा। क्रम में किसी प्रकार की भूल होगी तो फिर वो सेंटेंस जो है वो अर्थ का अनर्थ निकाल देगा। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ये क्रम जो है वो जरूरी ही रहना चाहिए। अगर ये क्रम जरूरी नहीं है, उस कंडीशन में अपन जो है एक्टिव से पैसिव में नहीं जा पाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात भी आ गई होगी, और ये बात जो अपन ले रहे हैं क्रम की वो भी आपके समझ में आ गई होगी। आप चाहे लिखना चाहे, नोट्स बनाना चाहे साथ में, तो इसको लेकर बना सकते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं अब आगे। अब इसमें क्या क्या काम आएंगे अपने? एक तो अपने प्रोनाउन की सारणी काम आएगी। प्रोनाउन की सारणी शायद आपको सभी को मालूम हो, अगर मालूम नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर जो है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको थोड़ा सा प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन की जो सारणी होती है, पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट होगा वो इट ही रहेगा, यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यू ही रहेगा, और दे का जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम।
ये तो है सब्जेक्टिव फॉर्म में और ये है किसमें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट से अपन सब्जेक्ट में जाते हैं तो मी का आई बनेगा, और अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आई का क्या बन जाएगा, मे बन जाएगा। जैसे इसमें हर का अपन कर्ता लाएंगे तो सी बनेगा, और सी का अगर अपन ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे तो हर बन जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये प्रोनाउन वाली सारणी। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं थोड़ा टेंस को लेकर कि भाई टेंस के अंतर्गत अपने को क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। तब हम उस एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस में जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा अपन देख लेते हैं। अपन बात करते हैं टेंस को लेकर। जब हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो क्या क्या बदलाव होगा। पहली बात तो ये, तो अपन उस बदलाव को लेकर चल लेते हैं। थोड़ी सारणी बना देता हूं मैं यहाँ पर, आप भी साथ में ड्रॉ कर सकते हैं सारणी को, ताकि आपके ये ध्यान में रहेगी चीज़ कि भाई कौन कौन से परिवर्तन कहाँ होते हैं। यहाँ मैं एक एक्टिव लिख देता हूँ क्योंकि हमें एक्टिव के भाग में मिलेगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके पैसिव जो हमें बदलना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो भी डू और डज आते हैं, ठीक है, इनको आपको सीधा सीधा बदलना होगा इज, आर, एम। इनके साथ जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो बदलेगी वर्ब के थर्ड फॉर्म के अंदर। डू डज के साथ नॉट लगा हुआ है तो इज, आर, एम के बाद नॉट लग जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही तो वहाँ पर कौन सी, यहाँ पर तो सभी में थर्ड फॉर्म ही आनी है। ये बात आप ध्यान रख लेना, क्योंकि पैसिव के सेंटेंस में सभी में लगभग थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन अपन देख लेते हैं। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस होता है। मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ यहाँ, देखो पहले तो अपन बात कर लेते हैं डू डज की। डू डज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर किस कंडीशन में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये जब कंडीशन होगी तो हमें क्या लगाना होगा, इज, आर, एम के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डिड की। अगर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, दोनों विकल्प आ सकते हैं, दोनों पार्ट सिंपल की बात है। तो उस कंडीशन में जो है अपन करेंगे वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम अपन ने काम ले लिए। पास्ट है तो पास्ट का अपन ने सहायक क्रिया वाज वर काम में ले ली। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी सी बात बताऊं मैं आपको पहले यहाँ, कि तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें वो देख लेते हैं अपन। एक तो चीज़ आती है बी, एक आती है बीइंग, और एक आता है बीइंग। इन तीन चीज़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक्टिव से पैसिव में जाते समय। देखो बी कब लगेगा, बी जब लगेगा वाक्य होगा मॉडल। वाक्य में मॉडल आएगा, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जिसको अपन बोलते हैं। अब मॉडल कौन कौन से होते हैं अपन आगे एक अन्य टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं, विल है, सेल है, कैन है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, कुड है, ये सारे मॉडल कहलाते हैं। प्रेजेंट सिंपल से लेकर पास्ट तक की जो सहायक क्रियाएं होती है वो प्राइमरी के अंतर्गत आती है, लेकिन जब फ्यूचर की अपन सहायक क्रियाओं की बात करते हैं तो वो सारी मॉडल्स होती हैं। विल सेल की बात करते हैं, वुड शुड की बात करते हैं, कैन कुड की बात करते हैं, मे माइट की बात करते हैं, मस्ट की बात करते हैं। तो ये सारे मॉडल्स कहलाते हैं, और मॉडल्स का दूसरा नाम ही जो होता है वो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होता है। अपन आगे के वीडियो में जब मॉडल्स की बात करेंगे उस समय इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इतनी सी बात बता दूँगा आपको, क्योंकि ध्यान रखना मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि मॉडल तो अपनी जगह है, उसके बाद बी लगाएंगे, बी के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि नियम यह कहता है कि मॉडल के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसलिए हम जो है यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, बी का, और बी के बाद अपन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। बी एक मूल रूप में होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इज, आर, एम होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो वाज वर होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है। ध्यान रखना, ये बी एक मूल रूप में। बीइंग का प्रयोग कब करेंगे, जब बी फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा, कंटिन्यूस।
अब देखो टेंस, 3 टेंस के जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। तो प्रेजेंट का चौथा वाला भाग जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट का भी चौथा वाला भाग जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, और फ्यूचर का भी चौथा वाला भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये 3 की पैसिव वॉइस रेयर चांसेस में बनती है, तो यहाँ पर हम उसका उल्लेख नहीं करेंगे। और एक टेंस और है, मतलब 4 टेंस की जो पैसिव वॉइस है वो रेयर केसेस में बनती है। एक तो प्रेजेंट का चौथा वाला भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का चौथा वाला भाग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर का चौथा वाला भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक फ्यूचर का दूसरा भाग जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूस की अपन बात करते हैं। तो ये 4 जो टेंस होते हैं उनकी सहायक क्रियाएं या उनकी पैसिव बहुत ही रेयर केसेस में होती है। तो हम यहाँ पर जो पैसिव अभी जो वर्तमान पैसिव की बात करेंगे वो इन 4 टेंस को छोड़कर करेंगे। तो कुल टेंस के भाग कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब 12 में से अपने वर्तमान में हम कितने काम ले रहे हैं? 8 भाग काम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें। आईएनजी वाली फॉर्म अगर होगी तो हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इस आईएनजी को हटाने के लिए करना पड़ेगा। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आई हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये होगा कि एचवी अपनी जगह रहेगी, हेल्पिंग वर्ब बीइंग पहले लगेगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ समझने वाली बात शॉर्ट टिक से ये है कि इस आईएनजी को हटाने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म करने के लिए और इस आईएनजी को हटाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? बीइंग का। यहाँ भी आईएनजी है, वहाँ भी क्या है? आईएनजी है। उसके बाद अपन बात करते हैं बीइंग की। ये इसी का मैटर है, तो मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूँ आपको। जब सहायक क्रिया आपके हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, ये जब सहायक क्रिया होती है तो इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो पैसिव करते समय हमें क्या करना पड़ेगा कि हैज हो चाहे हैव हो ये अपनी जगह आएंगे, या फिर हैड हो अकेला तो वो अपनी जगह आएगा। उसके बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीन। बीन के बाद में अपन क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, 3 की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक्टिव से पैसिव जाते समय। यहाँ हम उनकी चर्चा कर लेते हैं कि सहायक क्रिया कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आ रहा है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजारम आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाजवर आ सकता है, 2 ही आएंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अपन वो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी जो आ रही है। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट के फॉर्म के अनुसार चेंज हो सकती है। जैसे मान लो कोई सिंगुलर है तो उसके लिए ई जा रहा है, और अगर अपन एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं और वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन बन रहा है, प्लूरल बन रहा है, तो हम उसका इज का आर कर सकते हैं। अगर आई आ रहा तो एम कर सकते हैं। इज जा एम के अंदर ही बदलना है। अगर वाज जबर है तो वाजवर के अंदर ही बदलेगा। सिंगुलर होगा तो वाज आ जाएगा और प्लूरल होगा तो वर आ जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद अपने को लेना है बीइंग। बीइंग लेने के बाद यहाँ करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो हम उसको बीइंग करते हैं, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लग जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं हैज और हैव की। हैव हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैंने अभी बताया आपको, तो वो किस में जाएगी? वो होगी हैज और हैव अपनी जगह ही आएंगे वचन के अनुसार। यहाँ पे आपके लग जाएगा बीन और यहाँ पे होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आप ध्यान रखें। ये मैटर फिर हेड में आएगा। अगर हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो अपन उसको बदलेंगे, हेड के साथ लगा देंगे बीन और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब लास्ट में अपन बात करते हैं ये वाली बात मॉडल की, कि जब कोई भी मॉडल होता है, मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। एक सार्वभौमिक नियम है इंग्लिश का कि मॉडल के तुरंत बाद जो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन पैसिव के अंदर क्या करना पड़ेगा? पैसिव के अंदर करना पड़ेगा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि मॉडल अपनी जगह ही रहेगा, मॉडल के बाद बी लग जाएगा और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन आपको जो है वो टेंस चार्ट के रूप में काम में लेना है। क्या क्या बातें हैं? ये चीज़ आएगी वो इसमें बदलेगी, ये आएगी वो इसमें बदलेगी, ये आएगी वो इसमें बदलेगी, ये चीज़ आएगी वो इसमें जाएगी, ये आएगी वो इसमें और ये आएगी जो इसमें जाएगी।
तो उम्मीद है आपको ये सारणी टेंस वाली जो है वो समझ में आ गई होगी। अपन एक दो सिंपल सेंटेंस के उदाहरण करके देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा अपने को समझ में आ जाए भाई क्या चीज़ थी और क्या नहीं थी। तो देख लेते हैं अपन। ये आपने अगर ड्रॉ कर लिए तो ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, अपन एक वाक्य को लेकर चलते हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर। जैसे आई सोल्ड ए बुक। सिंपल सा वाक्य लेंगे, पहले दो तीन उदाहरण अपन कर लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर। ये दो वाक्य अपन अभी कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से होते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। हाँ, अब देखो जो मैंने बात बताई थी, पहले आप इसके अलग अलग भाग कर लेंगे। जैसे ही आप अलग अलग भाग करेंगे तो आपके लिए बहुत सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल बन जाएगा कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल आसान है। जैसे सबसे पहले ये सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है। सॉल्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। सॉल्ट थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ साई क्रिया आगे नहीं रह रही, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ही है। और वर्ब के तुरंत बाद जो हमें मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इसके बाद अगर कोई भी वाक्य होता है तो वो वाक्य वो होगा शेष वाक्य। उसको अपने को जैसा है वैसा ही लिखना है। तो अपने को मैटर कहाँ तक चलना है? मैटर अपना चलेगा ऑब्जेक्ट तक। ऑब्जेक्ट के बाद आप पूरी लाइन खींच दीजिए, वो पूरा शेष वाक्य के अंदर होगा। देखो अपन इसकी बात करते हैं। अब ये लिख लिया अपन ने, अब देख लेते हैं। सबसे पहला अपना काम ये था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा बुक है, ए बुक पूरा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा ए बुक। ले लिया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब 2 नंबर पर जो हमारी बात थी वो थी हेल्पिंग वर्ब का लगना। सहाय क्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सहाय क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं। तो यहाँ कुछ सहाय क्रिया दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो जब नहीं दे रखी है तो मैंने अब सारणी बता भी दिया था आपको, और फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म को देख के अपन लगाते हैं इज आर एम, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसको देखकर अपन लगाते हैं वाज या वर। ये 2 बातें आपको अपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद भी थर्ड फॉर्म है और इसके बाद भी क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को देख के अपन क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म को देख के लगाएंगे वाज या वर। अब देखो ए बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर को देख के अपन लगाते हैं वाज, लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म करनी है तो सोल्ड खुद ही थर्ड फॉर्म है, तो ये आ गई सोल्ड। ठीक है, अब क्या करना है? ये भी आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट को छोड़कर कुछ बाकी रहा है क्या? सब्जेक्ट के छोड़ कुछ भी बाकी नहीं है। तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो पहले बाई लगाएंगे और फिर इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म, यहाँ प्रोनाउन है, आई बदलेगा तो इसका ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस बना है, ये सेंटेंस बना है कि ए बुक वाज सोल्ड बाय मी। तो ये सेंटेंस जो था वो एक्टिव का था, और ये जो सेंटेंस बना है वो किसका बना है? पैसिव का बना है। अपन इस बात को लेते हैं। जैसे अपन शेष वाक्य और कर लेते हैं आगे। चलो ये ले लिया मैंने, थोड़ा इसका बड़ा कर दिया। अपन शेष वाक्य की बात भी कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ये बात सब्जेक्ट की, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लगा हुआ है। और वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हमें आगे जो भी वाक्य है वो वाक्य कौन सा रहेगा? शेष रहेगा। उसमें हमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है। चलते हैं, देखें। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ये तो नाउन है तो सीधा ले लेते हैं इसको, ए लेटर ले लिया। उसके बाद बारी आती है सहायक क्रिया की। दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है तो अपन वर्ब को देखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को देख के अपन क्या लगाएंगे? इज आर एम। तो ए लेटर क्या सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लग जाएगा? इज। अब वर्ब की बात करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है तो राइट की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है रिटर्न। हो गई। तो मतलब इसका काम खत्म हो गया और इसका काम खत्म हो गया।
अब अपने को देख रहा है क्या रहा बाकी, एक तो ही रहा है और एक ही रहा है, दोनों में से पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा शेष वाक्य। तो अपन इसको लिख लेते हैं शेष वाक्य को पहले, इन द क्लास, ये भी काम खत्म हो गया। अब क्या रहा पीछे, तो अब तो केवल ही रहा है, सब्जेक्ट ही है, तो उसको जब सबसे लास्ट में लेंगे तो वो हो जाएगा बाय ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से अपन अगले वाली क्लास के अंदर और वीडियो करेंगे और जिस समय अपन जो है सिंपल सेंटेंस के भाग को लेकर चलेंगे, अनेक हमारे सामने उदाहरण आएंगे, उस बात को लेकर अपन चलेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप इसके नोट्स बनाते रहें। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से कि किस प्रकार से एक्टिव होती क्या है, पैसिव क्या होता है, किस प्रकार से हम उसको बदलते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगला जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम इसके आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, कोरोना के संकट में अपने आप को बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप बचे रहेंगे तो सभी बचे हुए रहेंगे, आप अपने परिवार को बचाएंगे, अपने मोहल्ले गली मोहल्ले को, अपने गांव शहर को बचाएंगे। तो इसी वजह से ये ऑनलाइन क्लास है आपके लिए, ताकि आप जो है घर बैठे ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, जब इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।